हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हमने आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन का बैच लॉन्च किया है, जो कि आपका 12th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। उस बैच में हम आपको एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं और बहुत नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। जो भी आपकी नई डिमांड है एच की या आपके कमीशन की कि जैसे वो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस तरीके से हम उसको पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, एनालिसिस बताया था कि ओवर द ईयर ट्रेंड्स कैसा हो गया आपका एग्रीकल्चर का, कैसे चेंज कर रहा है वो, और कैसे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और मैंने भी बताया था कि आपको जब हम पढ़ाएंगे तो कैसे उन चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे, कैसे आपकी नई पॉलिसीज़, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, आपकी नई एप्लीकेशंस, हाउ आप उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, डबलिंग द फार्मर इनकम, और कैसे ये सब चीज़ें आपकी रिलेटेड है GS 1 2 3 एंड आपके ऐसे एंड आपके इवन इन इंटरव्यू में भी ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज हम क्या करेंगे, जो सबसे टफ टॉपिक लगता है बच्चों को एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, जो आपको लगता है कि आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से या आर्ट्स के बैकग्राउंड से, वो आपके लिए बहुत टफ हो जाता है ये टॉपिक पढ़ना। हालांकि है ना, ये टॉपिक बहुत इजी है। कैसे इजी और कैसे मैं समझाऊंगा और कैसे हमारी क्लास या ये बैच रहने वाला है, उसका एक आपको डेमो है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार देखिए और देखिए कि आप एग्रीकल्चर को कितने ईजिली समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसमें मैं आपको आज तीनों मेंडल के जो लॉज है वो कवर कराऊंगा। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, उसमें मेंडल के लॉज क्या होते हैं, कैसे उनकी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इम्प्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, क्या उनकी एक्सेप्शंस है और क्या उसका एप्लीकेशन है, वो सब मैं आज को कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आपका टॉपिक है मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो मेंडल कौन थे आपके? मेंडल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? उनकी अपनी रिसर्च के लिए, जिन्होंने जिनकी वजह से हम आज जेनेटिक्स के लॉज पढ़ सकते हैं, हेरिडिटी, वेरिएशन, ये सब चीज़ें हम एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास रहने वाली है आपकी मेंडल लॉ के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं उसके बारे में आपको पहले एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि क्या आज आपकी तीन लॉज क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है, जो आपके टॉपिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, इसके अलावा आपके बहुत सारे से वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने सुने नहीं होंगे, जो आपको साइंटिफिक वर्ड्स, बायोलॉजिकल वर्ड्स लगेंगे, वो भी हम क्या करेंगे, बहुत इजीली आपको समझा देंगे कि आपकी डे टू डे, आपकी बायोलॉजी क्या डे टू डे लाइफ से रूल होती है ये। ठीक है, जो डे टू लाइफ में आपका कैसे बायोलॉजी चलती है, उन चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। हेरिडिटी होता है आपका ट्रांसफर ऑफ जीन्स या आपके करेक्टर्स फ्रॉम ए पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, वो पास ऑन होना। और वेरिएशन क्या होता है, अगर उन करेक्टर्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उनको वेरिएशन बोलेंगे, सिंपल सी टर्म है। ठीक है, तो मेंडल इतने फेमस क्यों है या मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेंडल ने बताया कि कैसे आपके लॉ गवर्न करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, कैसे आपके जो जीन्स है वो पास ऑन होते हैं। अब जीन क्या है आपका, जैसे आपने पढ़ा है ना डीएनए, डीएनए को क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल, जो क्या होता है आपके वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास करता है, जो आपके करेक्टर्स पास करता है ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे बोलते हैं ना फादर और मदर के करेक्टर्स आपके बच्चों में आते हैं, तो करेक्टर्स क्या होता है आपके डीएनए। डीएनए में क्या होता है आपका, जैसे आपका ये डीएनए क्रोमोसोम है और ये इसके अंदर डीएनए है। ठीक है, तो इसमें अब जीन क्या होता है, जो जीन ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्या है, डीएनए है। डीएनए का वो वाला पार्ट जो कंप्लीट आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, वो स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए जो कंप्लीट आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, उसको क्या कहते हैं, जीन। अब आरएनए क्या होता है, आरएनए एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये प्रोटीन क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपका ये प्रोटीन किसी करेक्टर के लिए कोड कर रहा है। किस करेक्टर के लिए कोड कर रहा है? आपके आई कलर के लिए, आई के लिए कोड कर रहा है। तो ये हो गया जीन। जीन क्या होता है, वो पार्ट ऑफ डीएनए जो कंप्लीट आरएनए की फॉर्मेशन करेगा, और वो आरएनए की फॉर्मेशन से आपको क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। वो किसी ना किसी करेक्टर को कोड कर रहा है, वो होता है आपका जीन। अब आपका आता है एक अलील वर्ड आता है। अलील क्या होता है, वो पार्ट ऑफ डीएनए जो जीन ही होता है, जीन का वो पार्ट जो आपके किसी करेक्टर के लिए के साथ साथ किसी ट्रेट को कोड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपका ये डीएनए है, ये मेरे फादर से मेरे को ये डीएनए आया है, जीन आया है। जीन से मेरे पास आरएनए, ये मेरे किसको कंट्रोल कर रहा है, आई को, कि मेरी आई की फॉर्मेशन होगी, ये कंट्रोल कर रहा है। बट अगर इस आई में कौन सा कलर आएगा, वो ट्रेट होता है। ये करेक्टर हो गया, आई आपका करेक्टर हो गया, एंड ट्रेट हो गया आपका कि आई का कलर कौन होगा। तो अलील इज आपका ट्रेट। तो आपका अलील डिफरेंट हो सकता है सब में, किसी की आई कैसी हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। ठीक है, तो वो ट्रेट डिफरेंट हो सकते हैं। तो जीन इज जो आपका कोड करता है और फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर को देखता है, एंड अलील इज पार्ट ऑफ जीन दैट कोड फॉर अ ट्रेट। डन, सिंपल। देन हम देखेंगे इसमें अदर टर्म्स आती है आपकी, जैसे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है क्या, कैरेक्टर को आप कैसे पास ऑन करें फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देन आपका आता है होमोलोगस एंड हेट्रोजाइगस, वो पढ़ेंगे हम कि होमोलोगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। ठीक है, देन आपका पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चीज हम पढ़ सकते हैं आपकी अलील पर लिया है हमने, है ना। अब आपका क्या होता है,
डोमिनेंट रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं, वो सब चीजें देखेंगे हम। ठीक है, तो कैसे समझेंगे हम उसको। अब पहले हम देखेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है आपके मेंडल को, ये समझेंगे हम। ठीक है, बाकी सारे जो भी वर्ड्स आएंगे हम उनको बीच में कवर कर लेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा है आपके, जो ये मेंडल थे, जॉर्ज मेंडल, ये क्या थे, एक मॉन्क बन गए थे अपने टाइम में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था अपने बैकयार्ड में, एक मैथमेटिशियन थे फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने क्या किया था अपने बैकयार्ड में क्रॉप्स प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। और ये प्रोडक्शन एनालाइज करते थे क्रॉप्स को कि वो कैसे अपने कैरेक्टर पास कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उनको इन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या देखा, उस टाइम पे एक थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस थी कि आप अगर एक टॉल प्लांट को लेंगे, ठीक है, और टॉल प्लांट को मल्टीप्लाई करेंगे आप स्मॉल प्लांट के साथ, इन दोनों की आप फ्यूजन करेंगे तो आपका एक इंटरमीडिएट प्लांट आएगा। ठीक है, इन दो की मल्टीप्लिकेशन से आपका क्या आएगा, इंटरमीडिएट प्लांट आएगा। पर जब इन्होंने अपने बैकयार्ड में ऐसी क्रॉसिंग की तो इनके पास क्या है, या तो टॉल ही प्लांट आ रहा था या तो शॉर्ट ही प्लांट आ रहा था, इंटरमीडिएट प्लांट नहीं आ रहा था। तो इन चीज ने इनको बहुत सोचने में मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इन्होंने क्या किया, फिर अपने बैकयार्ड में 7 ईयर्स तक क्या किया, 1856 से इन्होंने 1863 तक अपने बैकयार्ड में स्टडीज की रिगार्डिंग दिस, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और उसके ऊपर अपने 3 लॉज दिए, जिन लॉज को हम पढ़ेंगे और उनके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 7 ईयर्स तक उस पर वर्क किया। और कैसे वर्क किया इन्होंने, किस पे वर्क किया, पी प्लांट पे। और इन्होंने पी ही चूज क्यों किया, गार्डन पी क्यों चूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनुअल प्लांट है जो आपके बार बार आपका प्रोडक्शन करता रहता है। इसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। सेकंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है 7। देन इन्होंने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया और ये क्या आपको इजीली अवेलेबल था, लार्ज इनका मल्टीप्लिकेशन साइज था कि बहुत ज्यादा आपके पास क्या थे, स्टडी करने को बहुत ज्यादा आपके पास पीस इनको मिल जाते थे। ठीक है, मटेरियल बहुत ज्यादा स्टडी करने के लिए, तो इसलिए इन्होंने स्टडी किया। एंड ये अपने काम में फेमस क्यों, इनको फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पी जो था, क्योंकि इनका जो भी ये अपना एक्सपेरिमेंट करते थे उनको मैथमेटिक एक्सप्रेशन से कंपेयर करते थे। ठीक है, मैथमेटिक्स का यूज किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में। देन इन्होंने क्या किया, पेडिग्री एनालिसिस किया इन्होंने, पेडिग्री एनालिसिस। अब ये क्या होता है, जब भी आप अपने पूरे एंसेस्ट्री की स्टडी कर सकते हो, उसको पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। इन्होंने क्या किया, जो भी 7 साल इन्होंने काम किया, इन्होंने हर साल का जो भी अपना एक्सपेरिमेंट था पी पे, जो भी प्रोडक्शन हुई, उस पूरी प्रोडक्शन को 7 ईयर का इन्होंने पूरा रिकॉर्ड रखा था। तो जब भी इन्होंने नेक्स्ट देखो P1 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 को इन्होंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इनकी F1 जनरेशन आई, है ना। फिर F1 को मल्टीप्लाई किया, F2 जनरेशन आई, फिर F3 आई, ओवर दिए ये F7 तक पहुंच गए मान लो। तो इनके पास ये जो F7 आ रहा है, इन्होंने इससे कंपेयर करते रहे, पेरेंट से कंपेयर करते रहे, तो इनके पास पूरा पेडिग्री एनालिसिस था। और उसके साथ साथ उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, जिससे अपने आप एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई भी कर सके और एक्सप्लेन भी कर पाए। ठीक है, इसलिए ये बहुत सक्सेसफुल हुए। बट क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। 18 पब्लिश किया उन्होंने अपना काम 1865 पे, बट ये पॉपुलर नहीं हो पाया और इनकी डेथ भी हो गई उसके बाद। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपके 3 साइंटिस्ट आए, ह्यूगी डिवेरी, कॉरेंस एंड शमाक। वो आपके 1900 में आए और उन्होंने इसी पे जेनेटिक्स पे अपना काम करना स्टार्ट किया। जब वो काम करने लगे, रिसर्च करने लगे, तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी एक बुक लॉन्च हो चुकी है, किसके द्वारा, आपके मेंडल द्वारा, जो इसी पे वर्क को क्या कर रही है, वर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। और जब उन्होंने इस वर्क को स्टडी किया तो उनको पता चला कि इनके वर्क अपने टाइम से बहुत अहेड थे, बहुत आगे थे, जो सब चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब भी अपने टाइम पे फेमस क्यों नहीं हुए, इनकी बुक क्यों नहीं उस टाइम पे इतना रीच पा पाई, क्योंकि वहाँ का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था उस टाइम पे, एंड लोगों के पास रिलीज करने के लिए आधी बुक लॉन्च होती थी, तो इतने ज्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सब कुछ नहीं था उस टाइम पे। तो ये एक्सपेरिमेंट्स उनके फेमस नहीं हो पाए। सेकंड ऑफ ऑल, वहाँ के लोग ये नहीं समझ पाए, क्योंकि वो मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस टाइम पे, इसलिए फेमस नहीं हो पाए। बट क्या हुआ, फिर बाद में जो 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इन वर्क को फिर से लॉन्च किया और लोगों को बताया कि इनका वर्क कितना वे अहेड ऑफ देयर टाइम था। ठीक है, अब हम इनके वर्क को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा कि पी क्यों लिया उन्होंने, है ना, इजी अवेबिलिटी, एनुअल, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन रेट, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। एंड फेमस क्यों है, इन्होंने मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन यूज किया, पेडिग्री एनालिसिस किया, मल्टीप्लिकेशन करते रहे, बैकयार्ड में सब चीजें करते रहे, और सारा चीजों को क्या किया, अपने आंखों के सामने कंट्रोल किया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की इन्होंने। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इनका वर्क। जो पहला इनका लॉ था वो था, फर्स्ट लॉ था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस पे कैसे आए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का कैसे निकला। ठीक है, क्या किया इन्होंने, मैंने कहा कि इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देख लेते कि आपके जो पी है उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने देखा जो पी प्लांट है, ठीक है, उसमें इन्होंने 2 कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट करते थे एक दूसरे के कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने देखा एक ईयर आपका क्या है, प्लांट की हाइट ली फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने,
उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उन्होंने, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, जो आपका डोमिनेट कर जाता है, और रिसेसिव कैरेक्टर को हाइड कर जाता है, मास्क कर जाता है। ठीक है, ये कैसे ये भी पढ़ेंगे हम, कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं और कौन से रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, कैसे मास्क कर जाते हैं उनको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हाइट, हाइट के लिए इन्होंने देखा दो ही कैरेक्टर थे। ठीक है, हाइट के लिए इन्होंने देखा था या आपका टॉल आ रहा था प्लांट या आपका स्मॉल आ रहा था प्लांट। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं टॉल या स्मॉल। इंटरमीडिएट नहीं देखा इन्होंने, इन्होंने यही देखा, इसीलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट की कि इंटरमीडिएट आना चाहिए था, बट इंटरमीडिएट नहीं था। ठीक है, इन्होंने और क्या देखा, एक हाइट ऑफ प्लांट देखा, देन इन्होंने क्या देखा, पोजीशन ऑफ प्लांट या फ्लावर। पोजीशन कहां पे थी आपकी, ठीक है, पोजीशन आपकी टर्मिनल पे, इन्होंने माना कि टर्मिनल वाला क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड आपका लेटरल या साइड में जो आ रहा है या एक्सियल बोलेंगे, एक्सियल में जो था वो आपका ड्वार्फ कैरेक्टर या रिसेसिव कैरेक्टर था। पोजीशन, दो कैरेक्टर इन्होंने देख लिया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे आपके पी में, कि पी में या तो आपका हाइट कैसी थी, या तो टॉल प्लांट्स आते थे, स्मॉल प्लांट्स आते थे, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना, टॉल एक फीचर है, स्मॉल एक फीचर है। देन इन्होंने पोजीशन देखा, एक टर्मिनल, या तो टर्मिनल में फ्लावर लग रहा है, टर्मिनल में फ्लावर कैसा लग रहा है, ये आपका प्लांट है, यहाँ पे अगर फ्लावर लग रहा है, टर्मिनल में फ्लावर लग रहा है, आपका एक्सियल में फ्लावर लग रहा है, मतलब यहाँ पे फ्लावर लग रहा है एक्सियल में। ठीक है, साइड पे, तो ये आपका दो फीचर हो गए। थर्ड फीचर था, इन्होंने क्या देखा, सीड। सीड का इन्होंने क्या किया, कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड। ठीक है, अब सीड की क्या था, कलर जो था, जब येलो आ रहा था वो आपका क्या था, वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था, दूसरा कैरेक्टर था ग्रीन। ठीक है, दो टाइप का सीड था, या तो येलो रहता था या तो ग्रीन रहता था। शेप कैसी, राउंड या रिंकल्ड। ठीक है, आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था, आपका शेप ऑफ सीड कैसी, राउंड, एंड आपका ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर था, अगर आपकी शेप कैसी रह रही है, रिंकल्ड रह रही है। ठीक है, देन आपका आया पोजीशन। पोजीशन किसकी, ये फ्रूट की पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन फ्रूट की टर्मिनल या तो लेटरल रह रही थी। और इन्होंने क्या किया, फ्रूट का इन्होंने कलर, फ्रूट का कलर भी इन्होंने लिया। पोजीशन देख लिया हमने, टर्मिनल है, लेटरल, और पोजीशन क्या थी, अगर फ्रूट की कलर क्या था, फ्रूट अगर ग्रीन था तो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था, और अगर आपका येलो था तो वो रिसेसिव कैरेक्टर था। ये रिसेसिव एंड डोमिनेंट क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डन, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हो, 5 कैरेक्टर्स हो गए। लास्ट में इन्होंने क्या किया, आपका जो पोजीशन ऑफ फ्लावर देख लिया था हमने, ये ठीक है, फ्रूट नहीं है फ्लावर है आपकी पोजीशन। अब हम देखेंगे आपकी फ्रूट। ठीक है, फ्रूट का कलर क्या था, ग्रीन था, तो आपका फ्लावर फ्रूट का कलर ग्रीन था, तो आपका डोमिनेंट था, और रिसेसिव था जब येलो था। अब इन्होंने क्या किया, इन सब सारे कैरेक्टर्स पे क्या किया इन्होंने, कंपैरिजन किया। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर्स इन्होंने स्टडी किए और देखा कि एक टॉल कैरेक्टर आ रहा है, एक ड्वार्फ कैरेक्टर आ रहा है, एक आपका डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, एक आपका रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है। इनको इन्होंने स्टडी किया, फिर इन्होंने क्या किया, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है वो एक्सप्लेन किया। ठीक है, डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो अगर हाइब्रिड में भी प्रेजेंट हो, इवन इन होमो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, जो कैपिटल टी थे, ये डोमिनेंट कैरेक्टर थे, जीनोटाइपिक कैरेक्टर थे ये। अगर ये आपके हाइब्रिड में भी प्रेजेंट हो, ठीक है, एक टॉल एक ड्वार्फ, अगर जेनेटिकली ये भी प्रेजेंट हो, फिर भी क्या कर रहा है, ये प्लांट आपका टॉल ही निकल रहा है, ना कि हाइब्रिड निकल रहा है, इंटरमीडिएट ग्रोथ का नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या एनालाइज किया, वो कैरेक्टर जो आपके क्या करते हैं, ड्वार्फ कैरेक्टर को हाइड कर जाते हैं, मास्क कर जाते हैं, उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। तो टॉलनेस क्या कर रही थी, जब भी आपका हाइब्रिड में प्रेजेंट था ना, टॉल और हाफ 50-50 भी प्रेजेंट था, तभी भी आपका क्या करता, जो प्लांट आ रहा था वो जनरेशन क्या आ रही थी, टॉल ही आ रही थी। तो मतलब क्या होता, मास्किंग इफेक्ट ऑफ आपका ड्वार्फनेस को मास्क कर देता, टॉल इफेक्ट, उसको बोल रहे हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर आपका रिसेसिव कैरेक्टर वो होता था जो जब आपका 100% ही प्रेजेंट हो। ठीक है, जब 100% प्रेजेंट हो, जब दोनों आपके कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, गैमीट्स दोनों आपके एक फादर से एक मदर से आ रहे हैं, जब वो दोनों गैमीट्स आपके सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तभी अपने आपको शो कर पा रहे हैं आगे, वो कैरेक्टर आपका रिसेसिव कैरेक्टर होता था। ठीक है, ये इन्होंने एनालाइज किया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। कैसे एनालाइज किया इन्होंने, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने देखा कि जब भी मैं एक टॉल प्लांट को और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कर रहा हूं, तो मेरे पास सारे टॉल प्लांट्स आ रहे हैं, जबकि मेरे पास इंटरमीडिएट प्लांट्स आने चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी क्या लिया, पेरेंट जनरेशन 1 एंड पेरेंट जनरेशन 2 ली इन्होंने। ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया और एक स्मॉल प्लांट लिया। जब इन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया, जो फर्स्ट जनरेशन आई आपकी, इन्होंने मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सपेक्ट करते इंटरमीडिएट जनरेशन आएगी, बट जनरेशन कौन सी आई आपकी, ये हाइब्रिड थी। ये हाइब्रिड कैसे बचला, उनको बाद में बचला, बट इनको अपने आंखों के सामने कैसा दिखा, एक टॉल प्लांट ही दिखा। ठीक है, क्या दिखा इनको,
टॉल प्लांट, ये परेशान हो गए कि अब ये इंटरमीडिएट ग्रोथ आनी चाहिए थी, बट इनके पास टॉल प्लांट ही आया। इन्होंने क्या किया, फिर F1 जनरेशन को सेल्फ मल्टीप्लाई किया, सेल्फ ब्रीडिंग की इन्होंने। अब सेल्फ ब्रीडिंग क्या होती है? सेल्फ ब्रीडिंग होती है जब आप एक प्लांट आपका निकल रहा है, ठीक है। सेल्फ ब्रीडिंग को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्लांट है, ठीक है, इसमें मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। ये मेल पार्ट पोलन है एंड आपका फीमेल पार्ट आपका ओवरी, गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम आपका मेल पार्ट होता है, गाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है। जब हम इसी में आपका इसी प्लांट को, सेम प्लांट में बहुत सारे फ्लावर होते हैं, उन्हीं को आपस में आपका क्या करे, मल्टीप्लाई करे, उन्हीं को आपस में फर्टिलाइज करे, तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब आपके पोलन, जो मेल पार्ट है वो आपकी फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करने जा रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन। और जो सेल्फ फर्टिलाइज कर जा रहे हैं एक दूसरे को, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये एक प्लांट है आपका और ये दूसरा प्लांट है, अगर ये प्लांट इस प्लांट को जाके फर्टिलाइज कर जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, क्रॉस पॉलिनेट किया उनको, तो इनका जो F1 जनरेशन आई वो आई टॉल प्लांट, जबकि ये हाइब्रिड थी, इनको बाद बचला हाइब्रिड थी, ठीक है। इनको तो सामने दिख रहा था कि टॉल ही प्लांट आया। अब इन्होंने क्या किया, इस टॉल प्लांट को ये आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है, क्योंकि दूसरे से अगर क्रॉस कराते तो कोई और करेक्टर आ जाता। तो इन्होंने क्या किया, सेम प्लांट को क्रॉस करवाया और उस करेक्टर को एनालाइज किया। तो इनको क्या पता चला, जब इन्होंने दो प्लांट का क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मैंने बताया ना आपको, सेम प्लांट में क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। तो इनके पास क्या जनरेशन आई, ठीक है। इसका गैमेट बनाते हैं हम। गैमेट क्या होता है आपका, जैसे आपने टी ले लिया और टी ले लिया, ये गैमेट बन गया, और यहां से गैमेट बन गया ये, ठीक है। और कैसे गैमेट बना सकते हैं आप, अगर आपका दोनों टॉल प्लांट होता तो इसका हम एक ही गैमेट बनाते हैं, क्योंकि दो बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके दोनों ड्वार्फ प्लांट होते तो हम इसका क्या गैमेट बनाते हैं, टी, मतलब एक करेक्टर आपका फादर की साइड से आ रहा है, एक आपका मदर की साइड से आ रहा है, उनको बोलते हैं गैमीट्स। और क्या होता है आपको पता है, आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आपके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास इन अ ह्यूमन बीइंग। तो उनमें क्या होता है आपका 22 पेयर्स कैसे होते हैं आपके, ऑटोसोमल, है ना, जो आपके क्या होते हैं, ठीक है, जो आपके 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, जो आपके सेक्स कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करते हैं। जो आपका 23rd पेयर होता है वो होता है एलोसोम, जो आपके सेक्स कैरेक्टर को डिफाइन करता है। जैसे आपका मेल में XY होता है एंड फीमेल में XX होता है। तो आपके 23 कैरेक्टर्स आपके मदर साइड से आते हैं, 23 आपके फादर साइड से आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा था मैं आपको, ठीक है। वैसे ही आपका क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, एक आपका फादर की तरफ से आएगा, एक मदर की तरफ से आएगा। वैसे इस प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। एक गैमीट आपका फादर की तरफ से आ रहा है, एक मदर की तरफ से आ रहा है। अब इन्होंने क्या किया, जब आपके सेल्फ फर्टिलाइज प्लांट, ये प्लांट थे, इनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। तो एक इस कैसे हम क्रॉस करते हैं, पुनेट कर्व आया हमारे पास एक, ठीक है, पुनेट स्क्वायर आया, जिसमें आपने एक यहाँ से गैमीट ले लिया और एक ये गैमीट ले लिया, और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमने किसके साथ, सेल्फ फर्टिलाइज के साथ ही करना है हमने, टी एंड टी यहाँ से हमने ले लिया। तो आपका क्या मल्टीप्लीकेशन आया, एक टॉल प्लांट आया, ये भी आपका टॉल प्लांट आया, ये भी आपका टॉल प्लांट आया, ये मल्टीप्लाई किया हमने, फिर ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। तो जब इसकी रेशियो आई, अब यहाँ पे दो बातें नहीं आएगी आपके लिए, एक आएगी फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है, वो रेशियो जो आपके फिनोटाइप होता है, जो आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर जो हम देख पाते हैं आंखों से, जब आपको वो दिखती है। अब हमको क्या दिखा यहाँ पे, ये भी टॉल प्लांट दिखा, ये भी टॉल प्लांट दिखा, ये भी टॉल प्लांट दिखा, और एक क्या दिखा, ड्वार्फ प्लांट। तो हमारी रेशियो क्या आई, 3:1, टॉल प्लांट इज टू ड्वार्फ प्लांट या शॉर्ट प्लांट। तो क्या रेशियो आई हमारी, फिनोटिपिक रेशियो आई आपकी 3:1। बट जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जो जीन्स हम अंदर से देखेंगे, तो हमने जब जीन्स को आपके अंदर स्टडी किया तो हमारे को क्या पता चला, एक टॉल प्लांट तो आ रहा है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक टॉल प्लांट तो आया, बट ये क्या आपका हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है, और ये भी क्या आपका, ये ड्वार्फ प्लांट है। दिखने में तो ये टॉल है, बट जेनेटिकली रेशियो अलग है। तो जेनेटिक रेशियो क्या है आपकी, 1:2:1। तो 1 क्या आपका टॉल, 2 के आपके हाइब्रिड, और ये भी क्या आपका ड्वार्फ है। तो 1:2:1 ये होती है फिनोटिपिक। अब इनको कैसे पता चला ये हाइब्रिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तो यही रेशियो दिखी फिनोटिपिक, बट इनको लगा कुछ ना कुछ तो गलत है। अगर मैं टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 3 टॉल आ रहे हैं, ये ड्वार्फ कहां से आया। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, पेरेंट 1 थे ना मेरे पास टॉल, एंड पेरेंट 2 था ड्वार्फ। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया मेरे पास सारे प्लांट क्या आ रहे थे, हाइब्रिड सारे, पर टॉल क्या आ रहे थे, सारे टॉल आ रहे थे। उनको नहीं पता हाइब्रिड है कि क्या है, उनको दिखे सारे प्लांट्स टॉल ही आ रहे थे। फिर उन्होंने इनको फिर से मल्टीप्लाई किया, कहीं ना कहीं एक प्लांट आपका ड्वार्फ आ गया। तो वो परेशान हो गए कि ड्वार्फ कहां से आ गया, जब मैंने सारे टॉल प्लांट को ही मल्टीप्लाई किया है। बट फिर उनको कहीं ना कहीं पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को उन्होंने कैसे एनालाइज किया, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, जो हाइब्रिड प्लांट है उनको एनालाइज करना है कि कौन सा हाइब्रिड है, हमको पता लगाना है कि कौन सा प्लांट आपका हाइब्रिड है। तो हम कैसे पता लगाएंगे हाइब्रिड है, ठीक है। हमने क्या किया, टॉल प्लांट को हम क्या करेंगे, आपके जब भी हमने किसी प्लांट का हाइब्रिड
करेक्टर चेक करना है कि ये आपका क्या है, हाइब्रिड करेक्टर है, तो हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो भी आपका जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट 1 था, पेरेंट 2 था, टॉल इनटू आपने ड्वार्फ प्लांट किया था, तो आपके पास क्या आ गया था, हाइब्रिड प्लांट आया था। अब ये हाइब्रिड है कि नहीं, ये हमने ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके हम हमेशा रिसेसिव पेरेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो हमने क्या किया, अगर आपके पास ये टॉल प्लांट होता है ना, अगर हमने इसको चेक करना है तो आपके पास क्या आएंगे, सारे टॉल प्लांट आएंगे, तो हमारे को क्या पता चलेगा, ये वाला कैरेक्टर कैसा है आपका, ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है और डोमिनेंट प्लांट है, बट ये आपका हाइब्रिड नहीं है, ट्रू टॉल प्लांट है। बट अगर आपका हाइब्रिड होगा, जब उसको हम बैक क्रॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, एक हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, ये आपका ड्वार्फ और ये आपका ड्वार्फ, तो आपके क्या आएंगे, टॉल और ड्वार्फ की जो रेशियो होगी वो 1:1 आएगी। 50% आपके टॉल आएंगे, 50% आपके ड्वार्फ आएंगे। तो जब आपकी 50% ड्वार्फ आएंगे तो आप समझ जाओ जो आपका मेन प्लांट था जो हमने लिया था वो कैसा है, हाइब्रिड आया। तो इन्होंने ऐसे ही चेक किया कि हाइब्रिड प्लांट क्या होता है, डन। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया इन्होंने, ठीक है, जो इन्होंने अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, तो उन्होंने उस लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कब दिया, वो जब अपने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को मल्टीप्लाई किया और हाइब्रिड प्लांट आया, और इस हाइब्रिड प्लांट की क्या की इन्होंने, फिर से सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, तो उनका क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो आया आपका 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1। ठीक है, जब इनका ये रेशो आया तो उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने ये एक थ्योरी दी अपनी, उन्होंने थ्योरी ये दी अपनी कि उन्होंने कहा कि डोमिनेंट कुछ ना कुछ प्लांट में क्या होते हैं, प्लांट्स कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय गैमीट्स या आपके जीन्स, जो क्या होते हैं, इन पेयर होते हैं। उन्होंने पता लगाया कि क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो भी जीन्स होते हैं आपके पेयर में होते हैं, एंड वन पेयर, अगर जीन्स में आपके क्या होता है, पेयर में अगर आपके जीन्स होते हैं, अगर वो आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन कौन सी होती है, जब आपके सेम पेयर ऑफ जीन्स होंगे, और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब आपका पेयर ऑफ जीन्स क्या होते हैं, हाइब्रिड में होते हैं। तो उन्होंने कहा जब आपके हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपके जीन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक जीन आपका दूसरे जीन पे डोमिनेट कर जाता है और वो अपने कैरेक्टर को शो करता है और दूसरा कैरेक्टर अपना शो नहीं कर पाता है। तब उन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 3:1 रेशो आ रही है। फर्स्ट F1 जनरेशन में आपकी सारे टॉल प्लांट आ रहे हैं, है ना, 100% टॉल प्लांट आ रहे हैं, बट F2 में क्या आ रही है आपकी रेशो, 3:1 रेशो आ रही है। तो उन्होंने बोला देयर इज क्या, डोमिनेंस ऑफ सम कैरेक्टर्स ओवर द रिसेसिव कैरेक्टर्स, ये उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। उनका मानना था डोमिनेंट कैरेक्टर क्या कर जाते हैं, अपने 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 कैरेक्टर को शो करते हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर के कैरेक्टर्स को मास्क कर देते हैं, उनको अपने आप को शो नहीं करने देते। और रिसेसिव कैरेक्टर कब शो करते हैं, जब वो क्या होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। होमोजाइगस जब वो सिमिलर कैरेक्टर ही अपने आप शो हो पाएंगे तब वो होमोजाइगस होते हैं। डन, ये उनका फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया, है ना, कि क्या होता है जब वो अपने आप कैरेक्टर को शो कर पाते हैं। अब क्या हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो गया, बहुत हमने जब लेट उस टाइम पे उनका ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये आपका जो लॉ था बिल्कुल ठीक था, बट क्या हुआ ओवर द ईयर हमने देखा कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस है इस लॉ में। क्या एक्सेप्शंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी गई हमारे हमने। क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, आपने ये देखा गया आपका मेरा 4 o'clock प्लांट में, ठीक है, 4 o'clock प्लांट में क्या दिखा हमारे को, मेरा प्लेस जालपा में क्या देखा हमने, कि आपका एक रेड प्लांट है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करें व्हाइट प्लांट से, रेड क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, कैपिटल आर जेनेटिक रेशियो है इसकी, और व्हाइट कैसा आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर है आर एंड आर व्हाइट में। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, गैमेट लेंगे हम इसका आर, इसका लेंगे स्मॉल आर, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक हाइब्रिड कैरेक्टर आया। हाइब्रिड में क्या है आपका, रेड डोमिनेटिंग है तो आपका क्या होना चाहिए, रेड ही प्लांट होना चाहिए, बट क्या हुआ हमारे पास आया पिंक प्लांट। ये जो पिंक आया, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हमने इसकी जेनेटिक रेशियो ली, अब इसको क्या किया हमने, सेल्फ फर्टिलाइज किया। ठीक है, आर एंड आर को फिर सेल्फ पॉलिनेशन किया हमने, तो हमारे पास पूनेट कर्व लेंगे हम आपका। ठीक है, तो क्या आया, R:R, हाइब्रिड, हाइब्रिड और ड्वार्फ। तो इसकी जब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देखी हमने, तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो क्या है इसकी, फिनोटिपिक आपका एक रेड, ये कैसा है आपका पिंक का है, ये भी पिंक का है, और ये क्या है रेड, ये आपका व्हाइट आया। तो फिनोटिपिक रेशियो थी आपकी इसकी 1 आपका रेड है, 2 आपके कैसे है पिंक है, एंड आपके सॉरी 1 रेड पिंक आपके 2, और व्हाइट क्या है 1। वैसे ही हमने इसकी जब जीनोटिपिक रेशियो देखी, तो जीनोटिपिक में क्या है, एक कैपिटल आर आर वाले कहते हैं रेड 1 है, फिनोटिपिक रेशियो 2 है, और आपकी
आपकी वाइट कितना है 1 है, तो इसमें क्या है जेनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो बराबर है 1:2:1 1:2:1 अदरवाइज क्या होता था फिनोटाइपिक रेशियो आपको 3:1 आती थी और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आती थी। तो इसमें क्या हुआ जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम है। अब इसमें क्या हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि आपके जस्ट 50% ऑफ करेक्टर ही पास हो पा रहे थे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या हुआ 50% ऑफ रेडनेस पास हुई और 50% ऑफ आपकी व्हाइटनेस पास हुई, तब आपका क्या हुआ एक इंटरमीडिएट करेक्टर आया आपका पिंक। ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि कोई भी अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा था, हाफ ऑफ डोमिनेंस शो कर पा रहे थे, इसकी वजह से आपका एक हाइब्रिड आया बीच में पिंक। इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है इसका को डोमिनेंस, ठीक है को डोमिनेंस था इसका करेक्टर। अब को डोमिनेंस में क्या था आपके सब अपने आप को फुल्ली सब करेक्टर अपने आप को क्या कर रहे थे फुल्ली शो कर पा रहे थे, ठीक है अपने आप को फुल्ली 100% शो कर पा रहे थे फुल्ली शो कर पा रहे थे, वो होता है को डोमिनेंस। अब ये कहां देखा जा सकता है, ये आपके ह्यूमन के ब्लड में, इसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड। कैसे है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ह्यूमन ब्लड में आपका क्या होता है एग्जांपल के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है यहां पे मान लो IA है और IA यहां पे इस क्रोमोसोम का जीन ये IA है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या मिल रहा है ब्लड क्या RBCs कैसे है आपके IA, ठीक है A ब्लड ग्रुप आ गया आपका यहाँ पे। वैसे ही आपका जब ये आपका IB है और आपका ये भी है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा IB, ठीक है। और जब आपका क्या है एक क्रोमोसोम जो गैमीट है आपके दो कैरेक्टर से आता है ना पेरेंट्स और मदर से, जब एक A है और एक दूसरा B है, तब जब आपका ब्लड क्या आएगा RBCs क्या शो होगा आपका A और B। तो A और B का क्या मतलब है वो अपने आपको दोनों को शो कर पा रहा है फुल्ली, ठीक है। जब A था तब भी A फुली शो हुआ, B था वो भी फुली शो हुआ, और AB है तो वो भी दोनों को फुली शो हो पाया। तो को डोमिनेंस दोनों अपने आप को फुली डोमिनेंटली शो कर पा रहे हैं। और अगर आपका I0 और I0 होता है तो ये आपका 0 O ब्लड ग्रुप आ जाता है, IO होता है IO होता है तो आपका ब्लड ग्रुप O आ जाता है। ये है आपकी को डोमिनेंस। तो ये एक्सेप्शन है कि आपने गैमीट आपके मेंडल ने कहा था कि आपका डोमिनेंट पेरेंट ही अपने आप को शो कर पाता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस में तो आपका रिसेसिव भी शो कर पाता है, बट इनके हमने क्या देखे एक्सेप्शन देखे आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ ये हमने एक्सेप्शन भी देख लिए। सेकंड लॉ आता है आपका सिंपल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, ठीक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। अब क्या कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लेते हैं हम पहले, ठीक है फिर आपका इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट आ जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि आपके जो गैमीट्स में आपके जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा गया था ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द अलील ऑफ जीन मस्ट सेग्रीगेट, ठीक है क्या कहा था ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन द लॉ ऑफ जीन मस्ट सेग्रीगेट। क्या बोल रहे हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द अलील ऑफ जीन्स मस्ट सेग्रीगेट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन alleles of gamete must segregate, ठीक है। क्या कहा गया था अगर आपका एक क्रोमोसोम है जो टॉल है, ठीक है और क्या है दूसरा कैरेक्टर उसमें मान लो येलोनेस ऑफ सीड है, ठीक है और दूसरा आपका जिसमें स्मॉल है और आपका ग्रीन आपका सीड है। तो जब ये गैमेट फॉर्मेशन होती है जब हम क्या करते हैं ऐसे टी लेते हैं ना, और जब आपका या फिर टी और टी हाइब्रिड ले रहे हैं, जब हम इनकी गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या लेते हैं हम टी अलग लेते हैं और टी अलग लेते हैं। तो मतलब क्या होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द लील ऑफ अ गैमेट मस्ट सेग्रीगेट, ठीक है और ये क्या करते हैं सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका अब हम इसमें देखेंगे एक क्रोमोसोम TY बन जाएगा आपका और एक दूसरा क्रोमोसोम TY बन जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं आपस में सेग्रीगेट होते हैं, तभी क्या करते हैं एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली अजॉर्ट कर पाते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल भी क्या दिया उन्होंने कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आपके अलील मस्ट सेग्रीगेट, ठीक है। जैसे ये आपका T और मान लो ये T कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल y था, जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो एक कैपिटल T और स्मॉल y आपका एक साथ रहेगा क्योंकि दो कैरेक्टर है अलग अलग, एक टॉलनेस के लिए ग्रीन के लिए है और ये आपका ड्वार्फनेस के लिए और ये आपका रिंकल्ड के लिए ये येलो के लिए है ग्रीन येलो, ठीक है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये सेपरेट होते हैं और क्या होते हैं एज इट इज ये ब्लेंड नहीं होते। उन्होंने कहा था कि ये F1 जनरेशन में ब्लेंड नहीं होते हैं
अगर आप इनको हाइब्रिड भी देखेंगे थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, बट F2 जनरेशन में रिकवर हो जाते हैं। कैसे पता चला हमारे को रिकवर हो जाते हैं? जैसे हमने रिसेसिव कैरेक्टर देखा, हमने क्या हुआ आपका, हमने टॉल प्लांट लिया और ड्वार्फ लिया, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिर्फ सारे टॉल आए, तो ये ड्वार्फ कहाँ गायब हो गया? ये सेग्रीगेट हुए होंगे, तो ये ड्वार्फ कहाँ गायब हो गया, है ना? हमने क्या बोला कि ये मिक्स हो गया है, यहाँ पे तो सिर्फ टॉल मिल रहे हैं, बट ऐसा नहीं हुआ, ये मिक्स नहीं हुआ है, ये आपका कहीं ना कहीं सेग्रीगेट हुआ है। सेग्रीगेट होने का कैसे पता चला हमारे को कि सेग्रीगेट हुआ है? जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, सेल्फ फर्टिलाइज किया, टॉल प्लांट जो सारे थे ये टॉल प्लांट थे, पर हमको बाद में पता चला हाइब्रिड थे। जब इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइज किया, तो हमारे को टॉल प्लांट तो मिले ही मिले, ये सारे टॉल थे, बट एक ड्वार्फ प्लांट भी मिला, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सेपरेट था, कहीं ना कहीं सेग्रीगेट था, तभी हमारे को ड्वार्फ प्लांट भी मिला। ये कहाँ था? ड्वार्फ है, यहाँ वाला ड्वार्फ है। ये क्या होता है? रिसेसिव फैक्टर का शो करते हैं जब ये क्या होते हैं आपके होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, तभी रिसेसिव फैक्टर अपने आप को शो कर पाते हैं। तो मतलब ये ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते, यहाँ गायब हो गए थे, बट क्या हुआ था, एज इट इज हमारे को कहीं ना कहीं रिकवर हो गए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, है ब्लेंड नहीं होते, सेग्रीगेट कर जाते हैं। अब आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो एक्सेप्शन है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, ठीक है, बट क्या है, इसका एक नॉन डिसजंक्शन होता है आपका, ये आपकी एक डिजीज होती है ना, वो इसका एक क्या है, एक्सेप्शन है, पर वो एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि ये डिजीज है, ठीक है, नॉन डिस्टिंक्शन, जो आपके 3 पेयर्स में क्रोमोसोम है। डन। लास्ट है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब उससे पहले समझने पहले, ये थे सारे आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्या होता है? जब आपका एक ही कैरेक्टर को लेकर आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये कैरेक्टर सारे क्या थे? हाइट को लेकर, या तो एक आपका टॉल है तो शॉर्ट है। अब क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब आपके एक से ज्यादा कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉसेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, राउंड आपका पी था जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। आपका रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? आपका रिसेसिव कैरेक्टर है आपका रिंकल्ड सीड। आपने क्या किया, येलो आपका सीड होना चाहिए, वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था। रिसेसिव कैरेक्टर क्या था आपका? ग्रीन सीड। जब हमने दो कैरेक्टर लिए, एक हम राउंडनेस ले रहे हैं या तो रिंकलनेस ले रहे हैं, एक कैरेक्टर ये होगा, या तो हम येलो सीड ले रहे हैं या तो हम ग्रीन सीड ले रहे हैं, ये दूसरा कैरेक्टर हुआ। जब इन दोनों का हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एक हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड आ जाता है, ठीक है। दिखने में ये कैसा था? दिखने में था आपका राउंड एंड येलो, जबकि ये हाइब्रिड है, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। दो क्रॉसेस किए हमने, तो हम यहां से ये भी प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैसे? जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये गैमेट फॉर्मेशन होगा तो आपका क्या करेगा, आर इंडिविजुअली एंड आर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेगा। आर यहां से भी मल्टीप्लाई करेगा, यहां से भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये आर भी यहां से। ये तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आपका क्या होता है, ये आर और आर सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये वाई और वाई सेग्रीगेट कर रहे हैं, ये भी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहा है। ये हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस आया। अब हमने क्या किया, इसकी ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अब हमारे पास क्या आपके रिजल्ट आए यहां से, क्या जब हम दोनों इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्या किया हमने मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आए एक ऑप्शन आया हमारे पास आर कैपिटल वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। एक आया हमारे पास आर स्मॉल वाई, ठीक है। एक ऑप्शन आया हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई, ठीक है। फिर हमने इसको नेक्स्ट फिर से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है। ये होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमने अपने क्या निकाला, लास्ट आपका मेंडल का थर्ड लॉ निकाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया था कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन आपका अलील मस्ट सेग्रीगेट, है ना। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन लॉ आपके अलील मस्ट सेग्रीगेट। अब क्या है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या कहते हैं, जो गैमीट्स है आपके प्रेजेंट्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, वो क्या करते हैं, वो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब क्या आपका एक आपका क्या है, गैमीट प्रेजेंट है आपका आर डिफरेंट क्रोमोसोम में, दूसरा कौन सा है, वाई प्रेजेंट है डिफरेंट क्रोमोसोम में है। ये किसके लिए कोड कर रहा है, ग्रीन कलर के लिए, ये शेप के लिए, ये कलर के लिए आपका कोड कर रहा है ना। तो ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जो आपके क्रोमोसोम लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, वो क्या करते हैं, जो जीन्स आपके डिफरेंट क्रोमोसोम में लोकेटेड है, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली इसके साथ भी मैच कर सकता है, इसके साथ भी मैच कर सकता है, ये इंडिपेंडेंटली इसके साथ भी मैच कर सकता है, इसके साथ भी मैच कर सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट क्रोमोसोम में लोकेटेड है ना। आपका ये आपका राउंड शेप के लिए कोड कर रहा है, ये आपका कलर के लिए कोड कर रहा है, ये आपका क्रोमोसोम है ना, ठीक है। ये आपका राउंडनेस यहाँ पे मान लो 10th लोकेशन पे है राउंडनेस, या मतलब ये किसके लिए कर रहा है, शेप के लिए कोड कर रहा है, ये 10th लोकेशन पे है। बट आपका एक क्रोमोसोम 12वें नंबर पे पड़ा है, वो किसके लिए कोड कर रहा है, वो आपके कलर के लिए कोड कर रहा है। ये आपका क्या है, राउंड शेप के लिए कोड कर रहा है, ये आपका येलो कलर के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। और
ये आपका एक और क्रोमोसोम है जो आपके 12वें पोजीशन पे। देखो होमोलोगस क्या होता है, एक ही जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक ही नंबर पे जब आपका किसी सेम कैरेक्टर के लिए कोड करते हैं वो होमोलोगस होते हैं, ठीक है। सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, सेम होमोलोगस, लोगस मतलब एक लोकेशन पे, ठीक है। अब आपका एक दूसरा क्रोमोसोम है जो मेरे मदर फादर की साइड से आ सकता है, ठीक है। 10th नंबर पे ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपकी शेप के लिए कोड कर रहा है, बट शेप कैसी थी यहाँ पे, राउंड की जगह रिंकल्ड थी। और यहाँ पे ये 12th पोजीशन पे भी कोड कर रहा है कलर के लिए, बट क्या थी शेप, कलर क्या था, यहाँ येलो था, यहाँ ग्रीन कलर था। डन। ये होते हैं होमोलोगस, क्या कर रहे हैं, सेम क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, पर क्या है, ट्रेड्स अलग है। ट्रेड क्या है, यहाँ पे राउंडनेस है, यहाँ पे रिंकल्ड है, यहाँ पे क्या है, येलोनेस है, यहाँ पे आपकी क्या है, ग्रीन है। बट अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, आपका आपके गैमीट्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम या डिफरेंट लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो ये क्या है, ये आपके अलग क्रोमोसोम में, ये आपके अलग क्रोमोसोम में है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये आपका सेकंड लॉ था। गैमेट फॉर्मेशन में ये सेग्रीगेट होते हैं, क्योंकि क्या था, आर और आर भी अगर हमने लिया था ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो पहले आपका गैमेट कैसे बनेगा, एक आर बनेगा एक स्मॉल आर बनेगा, तो मतलब क्या हुए, सेग्रीगेट हुए हैं। और हमने देखा इनकी मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये आपकी सेकंड जनरेशन में रिकवर हुआ था। डन, ये आपका सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ क्या बोलता है, जब आपके क्रोमोसोम डिफरेंट क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं, सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, वो अपने आप इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। ये वाला आर इससे भी मल्टीप्लाई करता है, इससे भी मल्टीप्लाई करता है, ये वाला आर इससे मल्टीप्लाई करता है, इससे मल्टीप्लाई करता है, जो कि आपको यहां देखने को मिला, ठीक है। देखो कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई भी आया, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई भी आया, स्मॉल आर स्मॉल वाई भी आया, ठीक है। ये होता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जो आपके गैमेट सेग्रीगेट हुए हैं, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली की से मल्टीप्लाई करते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं क्रोमोसोम जो डिफरेंट लोकेशन पे लोकेट होते हैं। तो आर और आर इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तुम्हारे पास आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और ये भी आपके इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डन। ये डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसकी एक्सेप्शन क्या आती है, लिंकेज। इसकी एक्सेप्शन थी लिंकेज। लिंकेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ए, ठीक है, और एक क्रोमोसोम है आपका बी, यहां पे प्रेजेंट है, मान लो वो भी यहां पे प्रेजेंट है। बट लिंकेज में क्या होता है, अगर आपके क्रोमोसोम बहुत नजदीक पास है एक ही क्रोमोसोम में, ठीक है, अगर दूसरा क्रोमोसोम आपका यहीं पास है, इतनी दूर पास नहीं है, वो स्मॉल ए है और ये यहाँ पे स्मॉल बी है। अब क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, आपका मेटाफेज में क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। अब आपका क्या है, यहाँ पे ए करेक्टर है और यहाँ पे बी करेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ए है, स्मॉल बी है। तो जब हम इसको क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो इतने पास होने के कारण ये आपका लिंकेज, ये वाला पार्ट भी साथ में चल जाएगा, ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो पास हो जाएगा वो आपकी जो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होगा, आपके पास क्रोमोसोम में कैपिटल ए और स्मॉल ए रह जाएगा और दूसरी तरफ आपका कैपिटल बी और स्मॉल बी रह जाएगा। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पा रहे, वो बहुत क्लोजनेस होने के कारण लिंकेज शो कर रहे हैं। इस लिंकेज का क्या बताया गया है कि लिंकेज में क्या होता है, अगर आपके लिंकेज क्या होते हैं, आपके जब आपके गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स का जाइगोट बनता है, जाइगोट के टाइम क्या होता है, अगर लिंकेजेस में क्या होता है कि अगर आपके वो लिंकेजेस आपकी लिथल हो सकती है, वो क्या करती है 2:1 रेशो शो करती है। जैसे हमने देखा ना 3:1 रेशो आती है आपकी, है ना, 3 टॉल आ रहे हैं आपके, एक डॉफ आ रहा है, बट लिंकेज में 2:1 आता है। क्यों, लिंकेज में कहा गया है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, चाहे आपका डोमिनेंट होमोजाइगस में हो चाहे ड्वार्फ होमोजाइगस में हो, जब लिंकेज में कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत क्या होते हैं आपके हार्मफुल होते हैं, जब वो आपके किसी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो तो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या देखा गया था, आपका एक माउस देखा गया था, ठीक है, चूहा देखा गया था। तो चूहे में क्या था, ग्रे कलर किससे डिनोट हो रहा था, कैपिटल टी से, ठीक है, या कैपिटल वाई ले लो आप, ये क्या है, ग्रे कलर का चूहा, ठीक है। और आपका व्हाइट कलर का चूहा कैसा था, वो ड्वार्फ से, आपका ड्वार्फ करेक्टर से व्हाइट कलर का चूहा था, जिसमें ड्वार्फ करेक्टर होते वही। पर जब इनका मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पास आ गया ग्रे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है, डोमिनेंट ग्रे था तो ग्रे आ गया आपके पास। बट जब इसकी F1 जनरेशन देखी गई, ठीक है, तो क्या आनी थी F1 जनरेशन, ठीक है। तो हमने जब अपने देखा, हमने जब ग्रे, अब जब हमने एनालाइज किया कितने चूहे आए आपके पास, 4 आने थे हमारे पास, बट क्या हुआ, हमारे पास आए सिर्फ 3 माउसेस। अब 3 माउसेस आए, उनमें क्या देखा हमने कि ये 2 वाले थे आपके ग्रे, है ना, जो हाइब्रिड थे वो थे ग्रे,
2:1 आई हमारे पास। क्यों? जब ये टॉल आपका था, डोमिनेंट में जो आपका ग्रे था टीटी, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आ रहा था तो चूहा सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि आपके ये थे लिंकेज थी यहाँ पे। जब भी ये डोमिनेंट, जब भी ये क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो वहां पे डेथ हो जा रही थी। ऐसे एग्जांपल, ये तो डोमिनेंट आपका होमोजाइगस कंडीशन का था। एक रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन का भी एग्जांपल था। क्या था होमोजाइगस में आपका? क्या था? एल्बाइनो राइस का एक पार्ट था। इसमें क्या था? जो कंप्लीटली व्हाइट राइस था, जब वो ड्वार्फ कैरेक्टर शो करता, स्मॉल टी में करता, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे भी आपकी रेशो क्या आ रही थी? यहाँ पे 3:0 रेशो आ रही थी। क्यों? जो आपकी ऐसे थी ना 3:1 रेशो आनी थी, बट यहाँ पे रिसेसिव फैक्टर जब शो ही नहीं हो पा रहा था 0 टी, तो आपकी 3:0 रेशो आई। मेनली लिंकेज में 2:1 रेशो आती थी। ठीक है, ये कहा गया लिंकेज में कि क्या होती है, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं? डाई कर जाते हैं। ये आपकी है लॉ ऑफ आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आपका एक्सेप्शन। तो ये आपके मेंडल के लॉ थे, सिंपल लॉ थे, और उन्होंने यही चीज एक्सप्लेन की थी। अब मैं आपको यही सारे लॉस को क्या करूंगा, एक बार पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपकी थ्योरीज बता दूंगा, थ्योरी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे। जब आपको ओवरऑल एनालिसिस दे दिया तो आपको स्मॉल सी थ्योरीज दे देंगे। इसकी थ्योरी क्या है? आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? जॉर्ज जोहन मंडल। तो इन्होंने क्या किया था? ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, बॉर्न इन 1822 नियर ब्रून इन ऑस्ट्रिया इन अ पुअर फैमिली। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। इन्होंने क्या किया? स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन द गार्डन पी, published his theory in 1866 experiments on the plant hybrids। तो इन्होंने क्या किया? in 1900 the work of Mendel was independently discovered। किसने किया था? हुगो डी वेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड एरिश श्माक। डन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इस थ्योरी को पढ़ लेंगे क्योंकि हमने पूरा कवर कर लिया है। वाई पी उन्होंने क्यों लिया था? पी इजी टू ग्रो है आपका, दे रिप्रोड्यूस क्विक, ज्यादा आपको क्या होगा? एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोड्यूस मिल जाएगा। देन इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन क्वाइट इजी, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते थे हम इसकी इजीली, and they are capable of self fertilization। done। देन नेक्स्ट इज मेंडल के फेमस होने के क्या रीजन थे? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते थे वो, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालते थे, एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शंस एंड टेस्टिंग बाय एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कोई भी अपना रिजल्ट दिया, कोई भी एक्सपेरिमेंट का उन्होंने आउटपुट दिया, तो उसके पीछे उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया मैथमेटिकली। जैसे मैंने अब आपको बताया T/2 रेशो कितनी आती थी? 3:1। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? पी लिया था, तो उसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स देखे थे उन्होंने। उन्होंने क्या देखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट का साइज कैसा था? या तो टॉल रहा था या ड्वार्फ रहा था। सेकंड क्या देखा था? आपकी फ्लावर की लोकेशन क्या थी? या तो एक्सियल पे लोकेटेड थे या टर्मिनल पे लोकेटेड थे। फ्लावर का कलर क्या था? पर्पल था या तो व्हाइट था। देन उन्होंने पॉड का कलर देखा, ग्रीन था या तो आपका येलो था। पॉड शेप कैसी थी आपकी? या तो इन्फ्लेटेड थी या कंस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, सीड कलर था येलो या तो ग्रीन, या तो आपका सीड शेप कैसा था? राउंड था या तो रिंकल था। ये आपके टॉल कैरेक्टर हो गए या आपके ड्वार्फ कैरेक्टर हो गए जो उन्होंने स्टडी किए। पर वो एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर स्टडी करते थे। आपके एक प्लांट में टॉल प्लांट आता था या ड्वार्फ प्लांट आता था, उस टाइम उन्होंने कलर नहीं देखा, सीड नहीं देखा, सीड की शेप नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ एक प्लांट को स्टडी किया और देखा ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, पहले उसका आंसर निकाला, फिर बाकी चीजों को भी उन्होंने एक एक करके स्टडी किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट एक्सेप्शन भी देखी हमने, उन्होंने देखा पर्पल प्लांट और व्हाइट प्लांट है तो पर्पल ही आना चाहिए था रिजल्ट, पर कहीं ना कहीं आपका क्या आ रहा था? पिंक आ रहा था, तो उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो नहीं बता पाए थे, तो हमने बाद में देखा। ठीक है, अब उनके 3 लॉ क्या थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिजॉर्टमेंट। ठीक है, हमने क्या देखा? अब इससे पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है? इनहेरिटेंस है ये यूनिट, पास ऑन हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यूजुअली अकरिंग एट स्पेसिफिक लोकेशन और लोकाई ऑन अ क्रोमोसोम। फिजिकली अ जीन इज सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस दैट स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड। अब आपके क्या है? जीन क्या है? एक ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। ऑर्डर क्या होता है? AUG GUC, एक कोडोन होते हैं, ये 3 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनमें जरा सा भी चेंज आ गया, AUG के जगह AU हो गया, तो ये कुछ और कोड कर देगा। पहले ये हेयर के लिए कोड करता था, अब शायद जीन की शेप के लिए कोड कर देगा। तो यही बात हो रही है। जीन क्या होते हैं? वो कैरेक्टर होते हैं डीएनए के जो क्या कर रहे हैं? कंप्लीट आरएनए की फॉर्मेशन कर रहे हैं। आरएनए क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है? कंट्रोल, कैरेक्टर कंट्रोल करता है। अगर उनमें जरा सा भी चेंजेस आ गया तो क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन वो बन रहा है वो कंप्लीट चेंजेस हो जाएगा उसमें। ठीक है, जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द हेरिडिटी ऑफ ट्रेट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। डन। देन एलील क्या होता है? एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट अकर एट द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, जो सेम लोकस में प्रेजेंट होता है, बट वो क्या कर रहा है? मे बी सेम कैरेक्टर के लिए तो कोड कर ही कर रहा है, मे बी सेम ट्रेट और डिफरेंट ट्रेट। या तो मेरे फादर से मेरे को ब्लैक आई आ रही है, मेरी मदर से भी ब्लैक आई आ सकती है, जरूरी नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? जीन क्या है? 10th क्रोमोसोम में मेरा एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? आई के कैरेक्टर को कोड कर रहा है। मेरे मदर से भी 10th नंबर पे आ रहा है, मेरे को फादर से भी 10th नंबर पे आ रहा है। वो क्या कर रहा है? आई के कैरेक्टर को कोड कर रहा है। बट एलील क्या होता है? मेरे फादर से मेरे को ब्लैक कलर की आई आ सकती है, मेरे मदर से ब्राउन आ रही होगी, तो वो डिफरेंट ट्रेड के लिए कोड भी कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि मेरे फादर से भी मेरे को ब्लैक आई आ रही है, मदर से भी ब्लैक आई आ रही है, तो मेरी आई कैसे हो जाएगी? ब्लैक हो जाएगी। बट अगर मेरी मदर से मेरे को ब्राउन आ रही है, फादर से ब्लैक आ रही है, डोमिनेंट कैरेक्टर ब्लैक है, तो मेरी आंखें ब्लैक होगी। बट क्या है? वो कहीं ना कहीं 50% में हाइब्रिड में हूँ, मेरे पास 50% ब्राउन की
भी है मेरे पास, ब्राउन के ट्रेड्स भी है, वो क्या होगा जब नेक्स्ट जनरेशन मेरी आईज में पास होगा, वो कहीं ना कहीं किसी रिसेसिव कैरेक्टर का ब्राउन आएगा, मेरा भी ब्राउन जाएगा वहां पे, तो वहां पे नेक्स्ट जनरेशन क्या हो सकती है, ब्राउन आई भी हो सकती है। ये देखा हमने, है ना, हमने देखा कि आपके क्या होता है, लॉ ऑफ आपका कौन सा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, कभी वो आपके मिक्स नहीं करता थे 50% कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या होंगे, कहीं ना कहीं सेपरेट रहते हैं और कहीं ना कहीं शो करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हो। आपका डोमिनेंट अलील क्या होता है, एन अलील दैट मास्क्स द, क्या बोल रहे हैं, एन अलील दैट मास्क द प्रेजेंस ऑफ अ रिसेसिव अलील इन द फिनोटाइप, डोमिनेंट अलील फॉर अ ट्रेट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इफ एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस। डन। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या बोल रहे हैं, एन अलील दैट मास्क द प्रेजेंस ऑफ अ रिसेसिव अलील। देखो क्या हो रहा है, टॉल है, डॉफ है, बट हमारे को क्या दिखेगा फिनोटाइपिकली, ये टॉल ही दिखेगा, तो इस टॉलनेस ने क्या किया, डॉफ के कैरेक्टर को क्या कर दिया है, मास्क कर दिया है। इन फिनोटाइप डोमिनेंट अलील ऑफ अ ट्रेट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इंडिविजुअल इन होमोजाइगस। तो डोमिनेंट कैसे हो सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस में भी डोमिनेंट हो सकते हैं, बट रिसेसिव में क्या होता है, एन अलील दैट इज मास्क्ड इन द फिनोटाइप, जो क्या हो गया, मास्क हो चुका है खुद by the presence of dominant allele, recessive allele are expressed in the phenotype when they are in a homozygous recessive condition। तो यही होता है सिर्फ आपका dwarf plant, ये नहीं है, ये टॉल ही है, तो आपका क्या होता है, वो homozygous में ही दिखेगा dwarf plant। डन। द अपर केस लेटर आर यूज्ड टू डोनेट, जो बड़े लेटर होते हैं वो डोनेट करते हैं आपके डोमिनेंट अलील, वेयरएज लोअर कैरेक्टर आप डोनेट क्या करते हैं, रिसेसिव अलील। जैसे आप देख लो पर्पल कलर का है आपका, ये व्हाइट कलर का फ्लावर है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है आपका पर्पल, तो अब जब भी आपका पर्पल कैरेक्टर आपके हेटेरोजाइगस में भी है तो भी वो डोमिनेट कर जा रहा है रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर। डन। देन नेक्स्ट देखेंगे हम आपका एक दो टर्म्स और देख देते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट हो, हैविंग द सेम अलील एट द सेम लोकस ऑन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर आपके ये क्रोमोसोम सिर्फ एक कैरेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, वो आपके क्या है, बाल के कैरेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, और अगर सेम लोकेशन में प्रेजेंट है तो आपके क्या होते हैं, अलील होमोजाइगस होते हो। होमोजाइगस आल्सो रेफर्स टू अ जीनोटाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, इंडिविजुअल हु आर होमोजाइगस फॉर अ ट्रेट आर रेफर्ड टू एज होमोजाइगोट्स। हेटेरोजाइगस क्या होगा, सेम लोकेशन में प्रेजेंट है बट वो डिफरेंट ट्रेट डिफरेंट है, उनका अलील डिफरेंट है, मतलब ठीक है, ये आपका ब्लैक कलर दे रहा है, ये ब्राउन कलर दे रहा होगा, ठीक है, वो हेटेरोजाइगस डिफरेंट होते हैं। जीनोटाइप हो गया जो आपको जीन्स देख नहीं पाओगे, आपके जीन्स है। फिनोटाइप जो क्या होता है आपका, जो आप बाहर से देख पाते हो, क्या बोल रहे हैं, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल द जेनेटिक पोटेंशियल, व्हाट काइंड ऑफ जीन शी कैरीज, अंदर हम क्या जीन्स कैरी कर रहे हैं। फिनोटाइप क्या होता है, रेफर्स टू द ट्रेट्स एन इंडिविजुअल एक्चुअली शोज, जो बाहर दिखा रहा है, ठीक है, मीनिंग टू शो, और जेनेटिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। डन। हाइब्रिड क्या होता है, ऑफस्प्रिंग दैट आर रिजल्ट ऑफ मीटिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेरेंट्स, है ना, जब टू डिफरेंट पेरेंट्स होंगे, आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी इज अ हाइब्रिड, ठीक है। F1 generation of the first spring generation, the next generation are the subsequent generation F2 F3। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा और डाइब्रिड क्रॉस भी हमने देखा, जब एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टडी करें तो डाइब्रिड क्रॉस। अब आया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन अ क्रॉस ऑफ पेरेंट्स दैट आर प्योर फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है, डिफरेंट ट्रेट्स, एक आपने टॉल ले लिया, स्मॉल ले लिया, ये होते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो हमने क्या देखा, जब हमने कैपिटल स्मॉल टी को मल्टीप्लाई किया तो एक ही जनरेशन आई हमारे पास, सारी टॉल आई, ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी hybrid of a trait and will show only dominant trait express the phenotype, the phenotype trait is not expressed in the hybrid is called recessive trait। तो सारे dominant ही शो हो पाए, ये हमारे को बाद में चला हाइब्रिड था जब हमने टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि आपके ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, सारे डोमिनेंट ही कैरेक्टर शो होंगे, ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन states that two alleles of a gene that are found on a chromosome pair separate, है ना, एक आपका क्या है, राउंड है, स्मॉल है, और एक क्या है, येलो ग्रीन, ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड है ना, ये फादर साइड से आ रहा है, मदर साइड से आ रहा है, ठीक है, with the offspring receiving one from mother and one from the father according to Mendel law the two allele act in a segregated fashion and do not mix or change each other। तो ये मिक्स नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपस में नहीं मल्टीप्लाई करते, चेंज नहीं करते हैं। Mendel's second law, the law of segregation, states that these two alleles will be separated from each other during meiosis, specifically in the second of the इन द सेकंड ऑफ, क्या कर रहे हैं ये, आपका मिक्स नहीं करेंगे, आर और आर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट रिजॉर्टमेंट होगा कि दूसरे से मल्टीप्लाई करें, ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते मियोसिस में। और क्या कहा गया है, ये बाद में कहीं ना कहीं आपको रिसेसिव कैरेक्टर बाद में मिल जाता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। जो इसका प्रूफ है कि ये मिक्स नहीं कर रहे, अगर मिक्स करते तो ये अवेलेबल ही नहीं होता, डोमिनेंट कैरेक्टर ने इसको मास्क कर दिया होता। तो क्या बोल रहे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट दीस टू एलील विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस, है ना, specifically in the second of the two cell division of the meiosis the two copies of each chromosome will be separated from each other causing the two distinct alleles located in the chromosome to segregate from one another। the law is also known as law of purity of gametes। done, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपका बाद में आपको रिकवर हो जा रहा है, ठीक है। क्या हुआ, पर्पल फ्लावर है, व्हाइट फ्लावर है, जब इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास सारे पर्पल फ्लावर आए, बट जब हमने इनको सेल्फ फर्टिलाइज किया हमारे पास एक व्हाइट फ्लावर आया। ये कहां से आया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करा था तो ये छुप गया होता, है ना, ये हमको शो ही नहीं होता बट शो हुआ, ठीक है। ये यहां से पता चल रहा है हमारे पास क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। देन नेक्स्ट इज
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इट स्टेट्स दैट इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर विद इन द सेम इंडिविजुअल, है ना। सेम इंडिविजुअल में एक आपका राउंड कलर राउंड है, एक येलो और ग्रीन है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, हमको इससे कुछ लेन देना नहीं है, ये इंडिविजुअली इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या बोल रहे हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर, इससे इंडिपेंडेंट है ये कैरेक्टर। आपके पास ये कैरेक्टर आ सकते हैं इनहेरिटेंट ऑफ वन कैरेक्टर, अगर आपके पास ये डोमिनेट कर चुका है, राउंड डोमिनेट कर चुका है, तो आपके पास ये आएगा ही आएगा। अगर ये छुप चुका है, अब ये क्या करेगा, राउंड के साथ आपके पास येलो आएगा या ग्रीन आएगा, ये इंडिपेंडेंट है। और अगर आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर आ चुका है, तो आपके पास येलो आएगा या ग्रीन आएगा, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करेगा आपके पास इस कैरेक्टर के ऊपर। डन, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, है ना। द अलील ऑफ टू मोर जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हमारे पास क्या आ सकता है, ये कैरेक्टर भी आ सकता है, ये कैरेक्टर भी आ सकता है, या तो हमारे पास ये कैरेक्टर आया होगा या ये आया होगा, तो कुछ भी होता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है ये। द allele of two or more gametes get sorted into gametes independent of each other. The allele received for one gene does not influence the allele received for the another gene. Very important. Gene linked on a chromosome can rearrange themselves through the process of crossing over. Therefore, gene is inherited independently. But अगर मैंने कहा था क्रॉसिंग ओवर के टाइम आपके पास दो जीन बहुत क्लोजली पास है, तो एक दूसरे से पास हो सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में आ सकते हैं, वो होती है लिंकेजेस, वो उसका एक्सेप्शन है। डन, डाइहाइब्रिड क्रॉस था ये, हमने ये भी फॉर्म होते हुए देखा था। ये आपका पूरा आपका क्या है नेक्स्ट का मल्टीप्लिकेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस का, जो इसका रेशियो आएगा 9:3:3:1। डन, ये है आपका आज का क्लास। अगर आपको ये समझ आ गया, ये आपका सबसे टफ टॉपिक है मान जाता है आपके एग्रीकल्चर का। अगर आपको ये भी समझ आ गया तो आप बहुत इजीली, इतने ही इजीली आप इस एग्रीकल्चर की पूरी क्लासेस को समझ पाओगे। ये थी आपकी आज की एक डेमो क्लास, ठीक है। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम आपका क्लाइमेट चेंज, आपकी एप्लीकेशन, कल मैं इसी सब्जेक्ट्स की, इसी आपके जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है, इसकी एप्लीकेशन प्लांट ब्रीडिंग में और हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में आप देखिए और डेमो क्लासेस, कोई भी क्वेरी हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको साइट में आपके जब आप YouTube की वीडियो देखेंगे वहाँ आपका नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी अपना नंबर भी वहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एग्रीकल्चर ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।